हाँ हाँ, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अच्छा जी, तो ये जी 1970 में ये थ्योरी दी गई थी, तो इसको किसी तरीके से याद कर लें। और ये था क्या, वो कहते हैं इन्वर्टेड यू। जी, नहीं हमारे पास जो बुक है पुरानी उसमें 1970 है, तो फिर इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। ओके जी, 1908 से इसको ठीक कर लें, ठीक है। इन्वर्टेड यू अप्रोच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अराउजल एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, प्रेशर और परफॉर्मेंस मैंने कॉमन वर्ड इस्तेमाल किया, यहाँ पे है अराउजल और परफॉर्मेंस। जब गूगल करेंगे तो आपको फिर वहाँ पे अराउजल की जगह पे प्रेशर का वर्ड भी आपको मिलता है। तो अराउजल क्या है कि आपका पुरजोश होना, ठीक है। अब नफसियाती तौर पे और जिस्मानी तौर पे जब आप पुरजोश हैं और उस वक्त आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है। अदरवाइज जब अराउजल बहुत ज़्यादा पीक पे बढ़ता जाएगा तब फिर आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, ठीक है। और जब आपका अराउजल बिल्कुल डाउन होगा तब भी आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, ठीक है जी। तो द इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस वाज ओरिएंटेड बाय, जो इन्वर्टेड यू का एक मफरूज़ा है ये किसने दिया था, ठीक है। तो ये कहते हैं जी कि बाकी अगर आप देखें, हल ने ड्राइव थ्योरी दी थी, सिगमंड फ्राइड ने साइकोएनालिसिस, थॉरनडाइक ने लर्निंग के लाज। बाकी क्या बचता है, यर्क्स एंड डॉटसन, ठीक है। हाँ यर्क्स और वैसे भी उल्टा यू, यू साउंड वाई और यर्क्स दोनों या साउंड से हैं, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। 61 में वो कहते हैं जी कि परफॉर्मेंस peaks at optimum level of arousal and drops off above the below, it is known as inverted U। वो कहते हैं कि जब आपका अराउजल पीक लेवल पे होता है उस वक्त आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप हो जाती है नीचे की जानब। तो ये क्या कौन सी थ्योरी में है, ये है हमारा इन्वर्टेड यू, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, समझ आ रही है बात ना। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 62 है, चोकिंग क्या होता है। चोकिंग हम कहते हैं कुछ चीज़ फंस जाना, जैसे दम घुटना, सांस की नाली में कुछ चीज़ किसी चीज़ का चला जाना, वो होता है चोकिंग। तो वैसे भी इसको हम कहते हैं चोकिंग, दम घुटना। चोकिंग इज फिनोमिना इन विच परफॉर्मेंस इज सडनली एंड सीवियरली इम्पेयर्ड बाय इंटेंस एंजाइटी। जब आपको शदीद एंजाइटी किसी वक्त हो जाए तो उस वक्त आपकी बुरे तरीके से और अचानक आपकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती हो जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं दम घुटना। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 63 है, सोमैटिक। सोमा मीन बॉडी को कहते हैं और फिजियोलॉजी हम बॉडी को कहते हैं, तो फिजियोलॉजी को और सोमा को याद कर लें। चेंजेस एसोसिएटेड एंजाइटी आर रेफर टू सोमैटिक एंजाइटी, जब आपको जिस्मानी तौर पे परेशानी हो रही हो। उसके बाद है सोमैटिक एंजाइटी कैन मेजर डायरेक्टली बाय फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तो दोनों में फिजियोलॉजिकल आ रहा है तो इससे आप सोमैटिक कर लें। 65 है, इसको समझने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ स्किन इज मेजर्ड बाय। याद रख लें कि करंट को मापने का जो एक आला है ना वो है गलवानोमीटर। फिजिक्स वाले अदील आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे। गलवानोमीटर एक ऐसा आला है जिसकी मदद से किसी तार में करंट मालूम किया जा सकता है कि इसमें कितना करंट जा रहा है, ऐसा है ना। अच्छा जी, तो ये जो जी एस आर जीएसआर मीटर है, इसका पूरा नाम है जी के गल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। गल्वानिक स्किन रिस्पॉन्स, कि पसीना आता है आम पानी में, जो हमारी बॉडी में जो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है वो ज़रा उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन नमकीन पानी में से जब उसमें कैल्शियम और सोडियम के आयंस मिल जाते हैं उसमें करंट ज़्यादा तेज़ी के साथ गुजर रहा होता है। तो स्किन में भी स्लाइटली सा एक उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है जब हमें पसीना आया हुआ हो। उस वक्त हमारी बॉडी में वैसे भी अगर चेक करके देख लें, चाहे डीसी करंट हो, चेक नहीं करना आपने, डीसी करंट जो है वो आपको गीले हाथों से सेल, छोटा बैटरी या सेल को भी आप छुएं तो हल्का सा करंट फील होता है।
जो बैटरी होती है ना डीसी, वो भी। तो वैसे एसी करंट के करीब आपने नहीं जाना, ख्याल कीजिएगा कि चेक करने लग जाएंगे कि क्या हमारे जिसमें करंट जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा। समझदार हैं सब लोग। ओके जी। कौन सा सवाल था? तो ये जीएसआर मीटर ग्लवेनिक स्किन रिस्पॉन्स, ये लिख लें इसकी फुल फॉर्म, बात ये भी पूछी जा सकती है। ब्लड प्रेशर किस चीज़ से मेजर किया जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर। तो ये वॉन बैश एक साइंसदान था जिसने ये दिया था, ये आला ईजाद किया था, बाद में किसी और ने भी इसको अपग्रेड किया था। अब आ जाता है जी ट्रेट एंजाइटी। ट्रेट्स जो हमें जेनेटिक्स से हमें मिलते हैं, रेफर्स टू एंजाइटी एज एन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ये वही बात पहले जो हो चुकी हुई। ट्रेट जी। अब स्टेट क्या है? वो एक कोई कैफियत होगी, इमोशनल स्टेट डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। ऊपर भी कीवर्ड है, टिपिकली एक्सपीरियंस मेजर टू एंड ड्यूरिंग कंपटीशन, के जब एक कंपटीशन हो रहा है तो वो एक ख़ास स्टेट है ना, एक कैफियत है, उस कैफियत के दौरान आपको जो एंजाइटी हो रही है वो स्टेट एंजाइटी कहलाएगी। ओके जी। 69 है, रिलैक्सेशन मीन्स टू रिड्यूस द बॉडीज अराउजल लेवल। जो आपका जोश वाला अराउजल वाला लेवल है ना, उसको आपने कम करना है, तो इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन। देर आर टू वेज ऑफ अचीविंग रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन को हासिल करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक है जी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स वाज प्रपोज्ड, ये एक तरीका है, ठीक है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, तो ये जैकबसन ने दिया था। अच्छा, अभी आप दूसरा देखें, थायरनडाइक और सिगमंड फ्राइड को, तो वैसे आपको पता है जी कि इन्होंने थ्योरीज कोई और दी थी। यहाँ पे यर्क्स एंड डॉटसन ने यू वाली थ्योरी दी थी, ठीक है। तो बाकी बचता है जैकबसन, तो उसने मसल को रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन और जैकबसन, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन डॉटसन भी है, तो बहरहाल इसको आपने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 72 है, पार्टिसिपेंट्स आर टॉट टू टेंस ईच मसल ग्रुप बिफोर रिलैक्सिंग इट इज PMR टेक्निक, ठीक है जी। इसको कोई बंदा सर्च कर ले, ये पता नहीं मेरे, हाँ मेरे पता नहीं, ये मैं सर्च नहीं कर सका, लिखवा दें इनको। पोली माइल्जिया, हाँ माइल्जिया। हम्म। हाँ हाँ। इसमें क्या होता है कि आपके जो मसल्स हैं ना, माइल्जिया, मायो हम कहते हैं मसल को, ठीक है ना। पोली कहते हैं ज़्यादा, एक से ज़्यादा मसल्स का स्टिफनेस बढ़ जाना उनकी, और उसके बाद उसको आप रिलैक्स जब करते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा मसल्स ग्रो या ग्रुप ऑफ मसल्स को जो टेंस हैं उन रोमेटिक्स, ठीक है जी। देर आर टू टेक्निक्स ऑफ इमेजरी, इमेजरी की ग्रुप ऑफ मसल का मतलब है कि जब आपके ज़्यादा बॉडी के मसल टाइटन हो जाएं और टेंशन का शिकार हो जाएं, टेंस हो जाएं, उनको रिलैक्स करने की टेक्निक कहलाती है PMR। ओके जी। उसके बाद है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजरी की, दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब आ रहा है जी कि एक्सटर्नल इमेजरी और इंटरनल इमेजरी। एक्सटर्नल इमेजरी क्या कहती है? इन विच एथलीट पिक्चर देमसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड परफॉर्मिंग, कि आप तस्वुर करते हैं कि आप जैसे कोई मैच हम देख रहे होते हैं, तो उसमें कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा होता या कोई छक्के मार रहा होता है, तो हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि हाँ जी, मैं ये समझें कि आसिफ अली छक्के मार रहा है तो मैं छक्के मार रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है एक्सटर्नल इमेजरी। और फिर दूसरा होगा इंटरनल इमेजरी। क्या है इंटरनल इमेजरी? इन विच दे व्यू देमसेल्फ परफॉर्मिंग फ्रॉम इनसाइड देयर ओन बॉडी, ठीक है, कि वो समझते हैं कि ये सारा कुछ मेरी बॉडी के अंदर ही हो रहा है, वो इंटरनल होगा।
फिर आ जाता है जी कि आपके एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जितने भी सवाल है ना, ये सवाल ये 79 तक ये आपको पता है आते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, अंदरून बीन और बैरून बीन, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नीड्स ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इन 1944। तो ज़रूरत की जो थ्योरी थी, नीड, थ्योरी ऑफ नीड किसने दी थी? तो मास्लो का नज़रिया ज़रूरत, उसको हम पढ़ते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल नीड, सोशल सेफ्टी नीड, सोशल नीड, बिलोंगिंग नीड्स और एंड पे सेल्फ एस्टीम। तो उसको याद रखें। 1943, ओके जी, करेक्ट कर लें जी सब लोग। ओके जी, तो वही उसी थ्योरी की उन्होंने दी हुई है कि जी मास्लो ने थ्योरी दी थी ह्यूमन मोटिवेशन की, जिसका मकसद ये था कि इस थ्योरी में इंसान की ज़रूरियत की दर्जाबंदी की गई है कि कौन सी उसकी ज़रूरत पहले फुल होती है। सबसे पहली बात है कि उसको भूख, प्यास, हंगर, सेक्स, ये सारी चीज़ें ये उसकी बेसिक नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स, वो अगर उसको पूरी होती हैं तो उसके बाद फिर उसकी सेफ्टी की ज़रूरत की सॉरी हिफाजत वाली, वो फिर अपने लिए घर शहर बनाता है। फिर जब घर शहर बना लेता है, अपने आप को महफूज कर लेता है, फिर उसके बाद उसकी ज़रूरत अगली दर्जे में चली जाती है, वो होती है बिलोंग, सोशल नीड्स। वो चाहता है कि वो अकेला ना हो, लोगों के साथ मेल जोल रखे, ठीक है। फिर उसमें आ जाता है उसी के साथ ही बिलोंगिंग नीड्स, कि वो किसी के साथ बिलोंग करे। जैसे कि हम अपना तारुफ कराते हैं जी कि हम खान, जाम, चौधरी, मलिक, फ़लाँ, ये वो, शाह, किसी भी बरादरी से हमारा फ़लाँ से ताल्लुक़, हमारा फ़लाँ से ताल्लुक़ है, या फ़लाँ एक बंदा जो है जिससे मेरा ताल्लुक़ बहुत अच्छा है, ये होता है बिलोंगिंग नीड्स। फिर इसमें अफेक्शन भी इसी में आ जाता है, ठीक है ना। अपने वालदैन से, बहन भाइयों से, दोस्तों से हमारा प्यार मोहब्बत रिश्ता जो एक अच्छा ताल्लुक़ होता है, वो हो जाता है। और उसके बाद फिर आगे आ जाती है हमारी सेल्फ एस्टीम, के खुद ही सेल्फ एस्टीम, आपकी जो इज़्ज़त नफ्स है जिसको खुदी भी कहते हैं, तो वो है खुद एतमादी। और चीज़ है भाई, खुदी और खुद एतमादी को दोनों को अलग अलग हैं, इनको साथ में मिला। खुद एतमादी आपका होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है, अपनी ज़ात के ऊपर आपका एतमाद। और खुद ही है कि देखें, इकबाल को जानते हैं, कायद अज़म को जानते हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोगों के जिनके नाम हैं, न्यूटन को जानते हैं, आइंस्टाइन को जानते हैं। इनके अलावा मतलब एक कुछ ऐसा कर दें कि लोग आपका नाम लेते रहें, आपके मरने के बाद भी आपका नाम रहे। तो ये वो वाली कंडीशन है कि जब ये सारी ज़रूरियत पूरी हो जाती है तो इंसान कहता है मैं कुछ ऐसा कर दूं कि लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। अच्छा जी, उसके बाद है मास्लो की थ्योरी हो गई। ओके जी, काफ़ी हैं आगे, बहुत आसान आसान से आ रहे हैं। सेल्फ टॉक, सेल्फ एस्टीम, ये वो, एफिकेसी, फीडबैक है। तो जहाँ पे आपको कोई मुश्किल पेश है, कोशिश कीजिएगा इसको आगे पढ़ने की। अदरवाइज़ कल डे टाइम में इसको थोड़ा सा आधा घंटा लगा के हम पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। जितना आपसे आसानी से हो सकता है समझ आ जाए कर लीजिएगा, जितने रह जाए कल डे टाइम में इसको हम कवर करेंगे। और कल रात में इसका टेस्ट होगा कंप्लीट, ठीक है जी। दोनों बुक्स की साइकोलॉजी का टेस्ट होगा, याद रख लें, दोबारा से सुन लें।